बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के अखबारात में एक मीटिंग का चर्चा है कि ये मीटिंग इमरान खान ने जूम पे की है, लेकिन उसमें उनकी जमात के एक अहम तरीन रहनुमा गायब हैं। उसको एक ख़ास रंग देने की कोशिश की है। उसकी हकीकत क्या है उसको मैंने चेक किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्या मीटिंग हुई है और कौन इसमें से गायब है और क्यों गायब है और असल बात क्या है। तो ये इस पर बात करते हैं। दूसरा, आसिफ जरदारी साहब नाराज़ हो गए हैं। वैसे तो वो आंखें दिखाने गए हैं दुबई को, मतलब आंखें दिखाने नहीं, आंखों का चेकअप कराने गए हैं दुबई में। लेकिन असल बात कुछ और भी है। दो तीन वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का झगड़ा चल रहा है मौजूदा हुकूमत के साथ। वो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर एक डेडलॉक आ गया है। और उधर एक तासुर दूसरी तरफ से ये भी दिया जा रहा है, खास तौर पर मौलाना फजल रहमान की तरफ से, कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो इसकी हकीकत क्या है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले दो तीन छोटी छोटी खबरों में बात कर लूं। छोटी नहीं बल्कि बड़ी खबर है। देखें, हमारे लिए तो बड़ी खबर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बड़ी खबर है। आजकल मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा जिक्र है और कराची में आने वाले तूफान की बात हो रही है। और पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ, ऐसे मौसम में ऐसी बारिशें नहीं होती, गैर मुतवक्के बारिशें और जो आंधी तूफान ये चीज़ें हुई हैं। और फिर ये जो पहाड़ों पर सैलाब आने लगे हैं, और पहाड़ों के सैलाब जो हैं वो पत्थर साथ लाते हैं, उससे झीलें भर जाती हैं, डैम भर जाते हैं, वो कई तरह का नुकसान करते हैं। तो इसका बड़ा आजकल चर्चा हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि पिछले एक साल में क्या ज्यादती हुई है, क्या जुल्म हुआ है इस कौम के साथ। इमरान खान ने बिलियन ट्री मंसूबा जब बनाया था और दरख्त लगाए थे, चलिए आप इस बहस को छोड़ दीजिए कि वो बिलियन लगाए थे या वो 10 करोड़ लगाए थे या वो 100 करोड़ लगाए थे, वो जितने भी लगाए थे, वो बिलियन थे या आधे बिलियन थे या बिलियन से कम थे, लेकिन उन्होंने वो दरख्त लगाने के साथ साथ एक सख्त पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी ये बनाई थी कि कोई दरख्त काट नहीं सकता, कोई दरख्त को हाथ नहीं लगा सकता, यहां तक कि वो दरख्त जो अपनी उम्र तबाही पूरी करने के बाद आंधियों और तूफानों से गिर जाते हैं, उसको उठाने के लिए या उसकी लकड़ी को भी उठाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बनाया था इमरान खान की हुकूमत ने, कि उस प्रोसेस से, महकमा जंगलात के उस सिस्टम से गुजर के आप उस लकड़ी को उठा सकते हैं या ऑक्शन कर सकता है महकमा जंगलात जो खुद ब खुद गिर चुके हैं। या फिर तूफानों के बाद कोई अगर दरख्त गिर गया है वो अब उसको उठाना लाजिम है। तो ऐसे दरख्त के लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन पिछले एक साल में बेतहाशा दरख्त काटा गया। आपको पता है मैं ट्रैवलिंग करता हूं, मैं अभी जहां जहां गया हूं, ये मानसहरा में, वादिया जब्बड़ में, फिर जो इसके आगे पीछे इलाके हैं, मतलब हम हाइकिंग करने के लिए ऊपर जा रहे थे डोर की साइड पे, जहां से आगे मूसा का मुसल्ला जाते हैं, तो रास्ते में गधों पर और खच्चरों पर लकड़ियां लाद लाद के, यानी लकड़ी से मुराद कोई जलाने वाली लकड़ियां नहीं, बड़े बड़े लकड़ियों के पीस जो हैं वो काट काट के लाए जा रहे थे खच्चरों पे। हर खच्चर पे दो दो पीस, यानी इतने बड़े बड़े पीस थे कि दो पीस एक इस साइड पर लटका के लाया जा रहा था। दरियाओं में पानी डाल के जो है वो दरख्त काटे जा रहे हैं। इतने दरख्त पिछले एक साल में काटे गए हैं क्योंकि जाहिर है जब एक तो आपने वो अपनी हुकूमत को, जो पिछली हुकूमत ने ये सुनामी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो किया था, इसका आप उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते। और दूसरा यह है कि आप ऐसी हुकूमतें तो सपोर्ट करती हैं उन क्रिमिनल्स को, क्योंकि वही इनके सपोर्टर होते हैं। तो पिछले एक साल में तबाही मचा दी है। इतना दरख्त कट रहा है, आप जिस इलाके में चले जाएं दरख्त कट रहा है। भाई कैसे कट रहा है ये इतना दरख्त? कौन काट रहा है, कैसे काट रहा है, किस तरह से काटा जा रहा है? हर जगह पे दरख्तों के आपको लकड़ियां, कटी हुई लकड़ियों के ढेर लगे हुए नजर आएंगे। ये पिछले एक साल में हुआ है। फिर मैं पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ यहाँ जाने का। ये जो आपकी झील है कलाम के रीजन में, जो आपकी झीलें हैं मुख्तलिफ तरह की, इन झीलों में जो है वो वहाँ पर दरख्त, वहाँ पे उनके आसपास जो जंगलात हैं उनमें दरख्त काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से तबाही मचाई हुई है। तो मौसमियात में जो तब्दीली आ रही है ये बिला वजह नहीं है। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि जब आप दरख्त काट लेते हैं, ज़मीन, जब फिर बारिशें होती हैं तो वो ज़मीन से पत्थर जो कि दरख्तों ने पकड़ के रखे होते हैं उसको बहा के फिर झीलों और दरियाओं में लेकर आते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली जब डैमों में जाते हैं तो डैम की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह होकर रह जाता है। तो ये बहरहाल मौसमाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक चीज़ आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी की है और अखबारात में बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगी हुई हैं कि जी तारीख में पहली मरतबा रूस से 30% सस्ता तेल यहाँ पर पाकिस्तान पहुँच गया है। उसका पहला बहरी जहाज़ पहुँच गया है और इससे पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता होगा। भाई जब इमरान खान ये कहता था कि मैं रूस से सस्ता तेल ले रहा हूँ
تو اس وقت آپ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ تو کوئی ایسا پروجیکٹ تو انیشیٹ ہی نہیں کیا عمران خان نے، اور عمران خان نے تو کوئی بات چیت کا آغاز ہی نہیں کیا روس کے ساتھ، اور پھر کہتے تھے کہ یہ تیل، خام تیل اگر آ بھی گیا تو ہمارے پاس تو ریفائنری ہی نہیں ہے، عمران خان تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو خام تیل تو پاکستان آ ہی نہیں سکتا۔ اور آج عمران خان کے شروع کیے ہوئے اس انیشیٹو پر جب عمل درآمد ہو گیا ہے اور یہ سستا تیل آ گیا ہے ملک میں، تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لے لیا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قوم سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، تالیاں تو بجتی ہیں، اس پہ تالیاں تو بجا دیجئے کہ قوم سے کیا ہوا وعدہ شہباز شریف صاحب نے پورا کیا ہے۔ اور حالانکہ عمران خان اس کو نہیں کر سکتے تھے ان کے بقول، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن شہباز شریف نے کر دیا ہے۔ تو اب ذرا کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی عمران خان نے کوئی چیز انیشیٹ کی تھی جس کو آپ نے آگے بڑھا کے یہ کیا ہے، اور کیا یہ ممکن تھا خام مال کا پاکستان میں آ کر اس کو فائدہ دینا؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اب کب آپ قوم کو اس کا فائدہ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ یہ جو قیمتیں کم ہیں یہ کب ہو رہی ہیں؟ اگلے ہفتے بھی ایک اور جہاز آ رہا ہے، تو اس یہ ٹرانسلیٹ کب ہونا شروع ہوگا عوام میں؟ اچھا جی، چلیں اب ذرا اس بڑی خبر کی طرف آ جائیں جو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے۔ آصف زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، 2-3 ان کے بڑے امپورٹنٹ ایشوز چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور کہیں اور بھی۔ اچھا، ایک ان کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ پاس کیا گیا ہے وہ ان کی منظوری سے، ان کی مشاورت سے پاس نہیں ہوا، اور ان کی جو ہے وہ اس میں مشورہ نہیں مانا گیا، اور ان کی رائے نہیں لی گئی، ہم ان کے اتحادی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جو بحث بجٹ پر آج سے بحث کا آغاز ہو رہا ہے، تو بجٹ بحث میں حصہ لینے کے لیے جو پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین کی فہرست سیکریٹریٹ میں جمع کروانی تھی، وہ سیکریٹریٹ میں جمع نہیں کروائی، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں، کہ ہماری طرف سے یہ لوگ بحث میں، بجٹ بحث میں حصہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی بجٹ بحث میں حصہ ہی نہیں لے رہی، اور آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ نے اس بجٹ پر تنقید بھی کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کرٹیسزم آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس بجٹ میں یہ حصہ نہیں لے رہے، بجٹ بحث میں حصہ نہیں لے رہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ان کا یہ چل رہا ہے کہ وہ اپنا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی کو ہٹا کے ذکا اشرف کو چیئرمین لگا دیا جائے، اور اس کے پیچھے ان کی لاجک یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو وزارت ہوتی ہے بین الصوبائی رابطے کی، یہ اس کے ماتحت آتی ہے، یہ والی منسٹری، یہ والا ڈپارٹمنٹ تو اس منسٹری کے ماتحت آتا ہے، تو اس لیے بین الصوبائی رابطہ کی منسٹری چونکہ ہمارے پاس ہے تو ہمارا ہی حق ہے کہ ہم چیئرمین بورڈ لگائیں، اور اس لیے ذکا اشرف کو لگانا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ نجم سیٹھی کے نام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہاں پر آ گیا ہوا ہے ایک ڈیڈ لاک۔ آج بھی اخباروں میں اس حوالے سے خبریں لگی ہوئی ہیں، 2-3 دن پہلے بھی پیغام بھجوایا گیا تھا ان کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بھائی ذرا چیئرمین اپنا فارغ کرو، ہمارا چیئرمین لگاؤ، چیئرمین بورڈ لگاؤ۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ آصف زرداری صاحب، ذکا اشرف صاحب پہلے بھی چیئرمین بورڈ رہ چکے ہیں، اور وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے آصف زرداری جب کسی دوست سے وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو نبھانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ تو آصف زرداری جو ہیں انہوں نے یہ ذکا اشرف سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے اس وقت حکومت کو پورا اس پر زور دیا ہوا ہے کہ اپنا چیئرمین ہٹائیں اور ہمارا چیئرمین لگائیں، لیکن حکومت اس کو مان نہیں رہی، تو اس بات پر بھی آصف زرداری صاحب ناراض ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی خواہش یہ تھی کہ پی ٹی آئی سے جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، نون لیگ تو ان کو پنجاب میں رکھ نہیں سکتی، کیونکہ نون لیگ کے پاس اپنے بھی کافی لوگ موجود ہیں، تقریباً ہر حلقے میں ان کا اپنا وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو بہت ہی کم حلقے ایسے ہوں گے جہاں پر نون لیگ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہو کہ یہاں ان کے پی ٹی آئی کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتی ہو، بہت کم ایسے حلقے ہوں گے۔ لیکن یہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے نکل رہے ہیں، یہ چونکہ ایک زمانے میں گئے بھی پیپلز پارٹی سے ہی تھے، تو ان کا بنتا بھی یہ تھا کہ یہ واپس پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں گنجائش بھی بہت ہے، اور پیپلز پارٹی خواہش مند بھی بہت تھی کہ پنجاب میں ہو جائے، لیکن جہانگیر ترین کی پارٹی کے اسٹیبلش ہو جانے کے باعث جو ہے وہ پیپلز پارٹی کافی ناراض ہے۔ پیپلز پارٹی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ناراض نہ ہوں، جہانگیر ترین صاحب جو سیٹیں جیتیں گے ہم آپ کے ساتھ ان کی کولیشن بنا کے آپ کو حکومت بنا دیں گے، لیکن زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کی بات ہے، پہلے تو ہم اپنی جتنی سیٹیں پنجاب سے نکال سکیں وہ بہتر ہے۔ زرداری صاحب کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر وہ 30-35 سیٹیں پنجاب سے لے لیں، اور کوئی 70-80 سیٹیں جو ہے وہ کوئی 60-70 سیٹیں
60 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी वहाँ से ले ले, सिंध से ले ले, तो उनको ये लगता है कि कुछ 100 के करीब सीटें ये हो जाएंगी, फिर उनके जो मखसूस नशस्तों वाले लोग आएंगे तो 125-30 सीटों पर अगर वो पहुंच जाएं तो फिर छोटी सी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। जरदारी साहब की कैलकुलेशंस ये हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के पंजाब में आने से उनके पंजाब में जो उनके अज़ाइम थे वो खाक में मिलते दिखाई दे रहे हैं। जीतना जहांगीर तरीन साहब में भी नहीं है, लेकिन वो स्पॉइलर तो बन सकते हैं ना, और पीपल्स पार्टी का भी जीतने का इम्कान नहीं है, तो फिर रह जाएगी लड़ाई किसकी, पीटीआई को, नून लीग की दोबारा। तो इस पर जो जरदारी साहब हैं वो नाला दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने हर जगह पर आपकी मदद की और पिछले 1 साल में जैसे जैसे आप कहते हैं मैं वैसे वैसे करता रहा, और अब जो है वो आप मेरी बात नहीं मान रहे। तो जरदारी साहब का भी ये शिकवा जो है वो ये भी है। तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए वो 2 हफ्ते के लिए आंखों का चेकअप कराने के लिए दुबई चले गए हैं। हालांकि पता नहीं 2 हफ्ते लगने चाहिए दुबई में या नहीं लगने चाहिए आंखों के चेकअप के लिए, बहरहाल ये हो रहा है। अच्छा, एक और पीपल्स पार्टी जो सिंध में गेम खेल रही है, सईद गनी साहब ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अगरचे हमारे 155 लोग हैं और जमात इस्लामी और पीटीआई के 193 लोग बनते हैं, लेकिन फिर भी हम मेयर बना लेंगे। अच्छा, अब वो आप कैसे मेयर बना लेंगे भाई? वो कहते हैं कि जी इन जमातों के जो लोग हैं ये इनको वोट ही नहीं देना चाहते हाफिज नईम उर रहमान को। सुबहान अल्लाह, यानी जमात इस्लामी जो सारी उम्र अगर उनका बंदा ना जीते तो वो अपने नजरिए से पीछे नहीं हटते, वो किसी और की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो नजरिए के साथ चल रहे हैं। वो सही है या गलत है आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नजरिए पर कायम है। जमात इस्लामी अपने मेयर से हटके किसी को वोट डालेगी तो ये तो बईदस कयास मालूम होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं डालना चाहते। अब क्या चक्कर चला रही है पीपल्स पार्टी? उसके लिए 2-3 रास्ते उन्होंने अख्तियार किए हैं। एक तो वो पीटीआई के लोगों को उससे राब्ते कर रही है कि भाई तुम्हारा वैसे ही पीटीआई में कोई मुस्तकबिल नहीं है और पीटीआई तो वैसे ही खत्म हो गई है, तो तुम जमात इस्लामी के साथ क्यों जाते हो, तुम हमें वोट दो, भले उनके साथ खड़े रहो, लेकिन जब वोट पड़े तो वोट चुप करके पर्ची हमें डाल देना। तो इसलिए और ताकि हमारा मेयर बन जाए, और हम उनसे वादे कर रहे हैं। जो लोग ये नहीं मान रहे उनको फिर थाने कचहरी के जरिए से हो रहा है कि 9 मई के वाकयात की आड़ में उनको उठाकर और दबाव डाला जा रहा है कि तुमने कराची मुर्तज़ा वहाब को वोट देना है कराची के मेयर के लिए। तो ये गेम वो खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अपना मेयर लाएंगे। भाई आपके पास नंबर नहीं है, 50 बंदे आपके कम हैं, 40-45 बंदे आपके कम हैं, और आप कह रहे हैं कि अपना मेयर लेकर आएंगे, तो फिर कैसे लाएंगे? बोरियों का मुंह खोलेंगे जरदारी साहब, क्या करेंगे? तो ये गेम भी जो है वो कराची में चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें इमरान खान साहब की जो मैं शुरू में भी कहा कि जूम मीटिंग कल उनकी हुई है पार्टी रहनुमाओं के साथ। अब आज अंसार अब्बासी साहब की भी खबर थी, उन्होंने कहा कि जी उसमें शाह महमूद कुरैशी शरीक नहीं हुए। इस खबर को बहुत बड़ा करके पेश किया गया कि शाह महमूद कुरैशी उसमें शरीक नहीं हुए। आपको मैंने 2-3 दिन खबर पहले दी थी कि इमरान खान ने खुद व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां जहां पर वो हैं एडमिन से कहा है कि भाई शाह महमूद कुरैशी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, अभी तक ऐड क्यों नहीं किया? और फिर उनके कहने पर शाह महमूद कुरैशी को ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया है। ये बात अलग है कि शाह महमूद कुरैशी अपने तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर सोच रहे होंगे, जो जिसके बारे में मैं आपको वक्तन फवक्तन खबर देता रहा हूं, लेकिन कल की जूम मीटिंग में उनका शिरकत ना होना खालिसतन जो है वो उनकी अनअवेलेबिलिटी थी, या वो उस वक्त इंटरनेट पर दस्तयाब नहीं थे, इस वजह से महज जो है वो उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। ये बड़ी खबर, इसको मैंने क्रॉस चेक किया है और चेक करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी इस वजह से शरीक नहीं हुए। अगर वो दिल में कुछ और उनके है कि वो नाराज़ हैं, या वो समझ रहे हैं कि इमरान खान उनकी बात नहीं मान रहे, या वो कुछ और ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी होगी। लेकिन मीटिंग में शिरकत ना करना, अभी तक वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और अभी तक उनकी इमरान खान के साथ कोई डेडलॉक नहीं हुआ या उनके ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए, तो ये महज बढ़ा चढ़ाकर खबरें पेश की जा रही हैं। मैं इसको जो है वो डिफरेंट तरह से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सोर्सेज डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी बात मैं आपको ये बता दूँ, मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट है। वो कहती हैं कि जी इमरान खान की जमात सिर्फ इतनी रह गई है कि चिंची में पूरी आ जाए। तो मरियम नवाज ने भी जुगतबाजी शुरू कर दी है एक तो, और वो कह रही हैं कि चिंची में पूरी आ जाए। सुबहान अल्लाह, मरियम नवाज साहबा से कोई कहे कि आप एक मरतबा ज़रा इलेक्शन तो करवाएं तो पता चले कि ये चिंची जितनी जमात है या चिंचे जितनी जमात है। मरियम नवाज, यानी आप कैसी बात है कि आप एक स्टेट को पुलिस स्टेट बना दें, यानी आप पुलिस को अपनी बैरकों में वापस भेजें ना ज़रा। ये जो लोगों के घरों में घुस के ज़बरदस्ती वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, लोगों की बहनों, बेटियों और बीवियों और भाभियों और रिश्तेदारों की बीवियों, और उन पर दबाव डाल के कह रहे हैं कि जी आपका वो फलां दूर का रिश्तेदार है वो पार्टी नहीं छोड़ रहा,
تو بندے کے پتر بن جاؤ ورنہ تم سب کو اٹھا کے لے جائیں گے, تمہاری LCD پسند آ گئی ہے وہ لے جائیں گے یا توڑ دیں گے. اور اس طرح کا دباؤ ڈال کے وفاداریاں تبدیل کرا کے کہہ رہے ہیں کہ چنچی جتنی جماعت رہ گئی ہے. چلے چنچی جتنی جماعت رہ گئی ہے نا تو آپ الیکشن کرائیں, پھر فوراً آپ کے لیے تو اچھا بہترین موقع, آپ الیکشن میں جائیں نا ذرا, آپ کو دال کا بھاؤ پتہ چلے کہ آٹے دال کا کہ کیا بھاؤ ہے اس وقت, کس طرح سے بک رہی ہے. تو یہ جغت بازی ہوتی ہے, سبسٹنس ہوتا ہے, اور حالات جو ہیں وہ حالات ہوتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. مریم صاحبہ کو سمجھنا چاہیے. کل ان کو تاج سونے کا تو پہنا دیا گیا, پتہ نہیں وہ انہوں نے کسی خیراتی ادارے کو دے دیا یا وہ گھر لے گئی ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے آپ کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے, اور آپ اپنی حریف سیاسی جماعت کو, جو لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں نا, یہ جگت بازی اپنی جگہ پر ہے, یہ ٹھٹے بازی اپنی جگہ پہ ہے, جو گراؤنڈ پر ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی, کہ ہمارا مقابلہ بھائی PTI کے ساتھ ہے. ان کا الیکشن ابھی سیدھا نہیں ہوا, ہم تو ملتے رہتے ہیں نا جو لوگ لڑتے ہیں الیکشن, وہ کہتے ہیں ہمارا الیکشن ابھی سیدھا نہیں ہوا, ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. اور اگر سیدھا ہو گیا ہوتا تو یہ جو اس وقت لوگوں کی روپوشیاں ہیں یہ ختم ہو چکی ہوتی. آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک پارٹی نہیں بدلی, اور ان کو بار بار اٹھا کے دوبارہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو جغت بازی کرتے رہیں, بہرحال رزلٹس تو الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.